करेक्ट 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 ठीक है। करेक्ट। तो कालपुरुष कुंडली के बारे में आपको जानकारी है सर? बेसिक बेसिक यस ठीक है। करेक्ट। तो वो हिसाब से आपको अगर ग्रामर का क्वेश्चन थोड़ा फास्ट लेना चाहिए। अभी बाकी के लोगों को मुझे पता नहीं क्या लेवल हाँ, पे है, पर अगर मैं तो मेरे खुद के इसीलिए बारे में बोलूँ तो ग्रामर फास्ट जाएगा तो भी कुछ प्रॉब्लम सर नहीं मात्र मैंने 5 दिन की ग्रामर इसीलिए ली कि उसमें मोटा मोटा आपको पता चले, जो मोटी ग्रामर है, है। क्योंकि उसी का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। करेक्ट बाकी तो धीरे धीरे इंसान प्रैक्टिस करता है, उसके सामने वो चीजें आती हैं, तो वो धीरे धीरे उसे मिल जाते हैं। परफेक्ट ठीक है। परफेक्ट। तो ओके। आपको कैसे कंफर्टेबल है? आपको दो हफ्ते में 2 बार करना है या 3 बार करना है? जैसे भी वी हफ्ते कैन। में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन रखने का कारण यह है हाँ। कि आपके और आपके साथ जो पढ़ रहे हैं, हम्म इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, हम्म। उन्हें समझने में आसानी होगी। ओके। वो हमसे सवाल कर सकते हैं। कोर्स तो 16 दिन में रेगुलर चला सकता हूँ सर, बरोबर बरोबर लेकिन उसमें क्या होगा कि मैंने दिया, आपने लिया, बरोबर। लेकिन उसमें चर्चा नहीं हो पाएगी। करेक्ट करेक्ट लेकिन जब आप कुछ पढ़ते हो तो करेक्ट क्वेश्चन आपका उठेगा, और करेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना मेरा फर्ज है, क्योंकि आप मेरे द्वारा जुड़े हुए। करेक्ट करेक्ट। आप मुझे क्वेश्चन दोगे तो उसका आंसर ढूंढ के मैं लाऊंगा, कहीं से भी लाऊं। नहीं ठीक। ठीक है। दूसरा एक मेरा सजेशन था आशीष जी, वो नाउ दैट इज बिटवीन यू एंड हिम। जो अपना 2 महीने का कोर्स है, हाँ जी। वॉट एवर द फीस और वॉट एवर वो क्लब करके सपोज 1 महीने में कर दे, यानी फीस भी इस पे ऐड कर दे। और 1 महीने में करके यानी 16 क्लासेस है, अगर 8 करना बोले तो वो हफ्ते में कितना हुआ? नहीं 16 है, सो बेसिकली 4 क्लासेस अ वीक हो जाएगा। जी। Say, does that make sense? With the fees you can add both together and take one. That is also okay. That's not a problem. यानी एक महीना करने के बाद दोनों का एक साथ कर सकते हैं। ऐसा करो। does it make sense, आशीष जी? What is your thought? श्रवण जी, अगर अनकंफर्टेबल नहीं है और आप टाइम स्पेयर कर सकते हैं, जी जी। और इफ वी कैन गो फॉर 4 क्लासेस ए वीक, अगर आपके लिए दिक्कत नहीं है। बिकॉज मेरी मनीष भाई से कुछ दिन पहले एक अच्छी डिस्कशन हो गया था। लकीली मेरे बेटे का पेपर था, आई वॉज फ्री एंड इन्होंने कॉल कर लिया, तो हमारा 1 घंटे डिस्कशन हुआ। वेर इन आई रियलाइज अबाउट द पर्सनैलिटी। मैंने महसूस किया कि ऑकल्ट में इनकी गहरी रुचि है, और इन्होंने काफी काम किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छे शिष्य मिलने वाले हैं, और मुझे विश्वास है कि हफ्ते में 4 क्लासेस ये मैनेज कर लेंगे। अगर हमें कभी बीच में ऐसा लगेगा कि मैनेज नहीं हो रहा है, तो उसको तो हम फिर कम कर देंगे फ्रीक्वेंसी। Correct, correct. No ओके। problem. क्योंकि श्रवण जी का जो एक मुख्य कंसर्न मैं समझ पा रहा हूँ मनीष जी, वो ये है कि वो सिर्फ किताब का पृष्ठ पढ़ के भागना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं भाई मैंने जो दे दिया, मुझे वापस कर दो क्वेश्चंस के रूप में, जो मुझे इनकी बात से समझ आया है। नहीं, वो तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हाँ। आप जो भी तो सिखाएंगे ना, वो इमीडिएटली मैंने एक सिस्टमेटिक रखा है। अगर आपको देखना है तो ये जो है ना, ये सब पूरा जो ग्रंथ है, ये जी सब जी। मेरे नोटेशन है। ये सब इधर से। तो आप जो सिखाएंगे ना, मैं अगले दिन भी नहीं रखता, उसी दिन रात को 12 भी बजे 1 भी बजे तो उसी दिन मैं मेरे नोट्स बना के रखता हूँ, इन ताकि मुझे सज्जन इन क्वेश्चन सज्जन का आई पूछना हो। बिलीव बुध आपका 6th हाउस में है ना शायद। हाँ तो ये बुध 6 वाले हैं, तो इनको कहने की जरूरत नहीं है इस चीज को। नहीं सर, बुध 6 वालों में एक सबसे बड़ी तासीर होती है। हाँ। बुध 6 में लिखा गया है कि अपने काम को कभी डिले नहीं करते, हाँ, यानी पेपर वर्क पूरा रखते हैं। जी। ये वो इंसान होते हैं कि जिन्हें अगर लॉन के फील्ड में डाल दिया जाए ना, हम्म। तो पेपर वर्क किससे कैसे कंप्लीट करवा के ही आएंगे, सिग्नेचर कहीं रहेंगे नहीं बाकी, करेक्ट बरोबर। करेक्ट। उनका काम पक्का होगा। करेक्ट। तो नहीं, अभी फिर मनीष भाई, जैसे आपने कहा और श्रवण जी भी स्वीकार करते हैं, लेट अस हैव 4 क्लासेस ए वीक, टाइमिंग शैल बी 7 to 8। वो थोड़ा सा इजी में रहना, 8 का 8:15 या 8:10 भी हो सकता है, नॉट कट टू कट 7 to 8। नो तो दैट्स बस उतना सा रहेगा। तो क्लास हमें कब से, आज से शुरू कर लेते हैं अगर आप एग्री हैं तो, या अगर अभी क्लास करना है, रेडी हैं तो आप वो बताइए कैसे करना है, जैसे श्रवण जी आप आदेश करें। ओके। एक अच्छी चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, आज पुष्य नक्षत्र हम्म, है लकीली, तो अच्छा। आज क्लास करना एक अच्छा रहेगा, इसीलिए आज का दिन चुना भी था। चलो। आज नो हम प्रॉब्लम। ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ काल पुरुष कुंडली पे और भावों पे बात करेंगे। जी। मात्र हमें 2 चीज के बारे में पता चले, कल फिर हम शुरुआत जब करेंगे अपनी, वो पक्के घर से करेंगे। ठीक है। तो सर कौन से दिन रखना है आपको? आप मंडे मंडे वेडनेसडे, नहीं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे, ट्यूसडे थर्सडे
सर सैटरडे। मंडे अगर ले ले तो ट्यूसडे। आप अपना बताइए, आपको जो सबसे बढ़िया रहे, फिर मैं सेट करता हूँ। मुझे कोई चलेगा। तो संडे आपको ठीक है कि संडे को आपको, संडे ओके है। तो फिर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे ऐसे रखेंगे, ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। पर संडे के बाद में मंडे तुरंत आ जाएगा, पर दैट इज ओके अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो। संडे मंडे 2 दिन रखी जा सकती है, उसके बाद एक दिन का हम गैप ले लेंगे। हाँ वही तो, इसलिए मंडे फिर ट्यूसडे का गैप लेते हैं, वेडनेसडे लेते हैं, थर्सडे का गैप लेते हैं, फ्राइडे लेते हैं, सैटरडे का गैप लेते हैं, संडे लेते हैं। तो संडे के बाद में मंडे आ जाएगा। सो मंडे ओके। ट्यूसडे गैप, वेडनेसडे थर्सडे गैप, फ्राइडे सैटरडे गैप, संडे ऐसे है। बिल्कुल बिल्कुल। दैट शुड बी गुड। इट इज एस, मैं वो लिख के दे देता हूँ। मैं एम देता एम हूँ डब्ल्यू एस, एम डब्ल्यू इट इज एफ एस। एस एम डब्ल्यू एफ, एस ठीक है में ना? एस यू लिख। संडे मंडे आई हैव थर्सडे रिटन एंड फ्राइडे, 7 to 8। and it is 7 p.m. to 8 p.m. ठीक है, आज की क्लास फिर अभी कंटिन्यू करेंगे या फिर शाम को 7 बजे मिलते हैं? हम अभी भी चालू कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मनीष भाई आप कंफर्टेबल हो? ठीक है। आइए फिर भगवती का नाम लेके, गणेश जी का नाम लेके, अपने अपने गुरुओं के चरणों में नमस्कार करके, महान ऋषियों के चरणों में नमस्कार करके, अपने अपने कुल देवी और पितरों का स्मरण करके, अपने माता पिता के चरणों में नमस्कार करके, हे माँ भगवती, हे माँ भगवती, हे माँ भगवती, हे दादी नानी कृपा। श्रवण गुरु जी। हाँ जी सर। लाल किताब में जो कहा गया वो काल पुरुष कुंडली पे कहा गया। उन्होंने कहा काल पुरुष कुंडली को समझ लीजिए और उसके पक्के घरों को समझ लीजिए, आपको ये 2 चीजें समझ में आएगी। उनका कहने का मतलब यह है कि काल पुरुष कुंडली जो राशि है वो इंसान का शरीर है, मोटी भाषा में जिसे हम कहते हैं ये शरीर है। आत्मा मकान बदलती रहती है, ठीक है। तो भाव जो है वो अपनी जगह रहते हैं, वो नहीं बदलते कभी जिंदगी में। अगर बदलेंगी तो आप वैदिक के अंदर देखोगे तो राशियां बदलती रहती हैं, आत्मा तो वही रहेगी, ठीक है। इसलिए लाल किताब में कहा गया है कि आप रूह ग्रह को माने और राशि को मकान माने, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक इसी प्रकार उन्होंने जो समझाया है वो समझाया है कि पहला घर भले ही मंगल का है, वहां मंगल की राशि आती है, यानी वहां जो नेम प्लेट लगी है वो मेष राशि की लगी हुई है, जिसका स्वामी मंगल है, ठीक है। लेकिन वो घर जो है पक्का वो सूर्य का है। समझ रहे हैं सर मेरी बात? हेलो। हाँ करेक्ट, मैंने म्यूट रखा है, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा इसलिए। हाँ अच्छा, मेष राशि के अंदर मेष राशि ने जो प्रतिनिधित्व करना होता है वो हमारे सर का करना होता है, ठीक। वृषभ राशि ने जो करना होता है वो हमारी दाईं आंख को दर्शाता है, चेहरे के फेस को दर्शाता है, वाणी को दर्शाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार बुध मिथुन राशि वो हमारी भुजाएं, हमारी छाती, इन चीजों को भी दर्शाता है, ठीक। ऐसे ही जब हम कर्क राशि पे आते हैं वो हृदय और हमारे फेफड़े को दिखाता है काल पुरुष कुंडली के अंदर। और जब हम सिंह राशि पे आते हैं वो हमारे पेट को बता रहा होता है, ठीक है सर। इसी तरह कन्या राशि पे जब आएंगे तो वो हमारे बैक साइड को और हमारे बैक साइड में कूल्हे और कमर, इन चीजों के बारे में हमें बताएगा। और जब हम तुला राशि में आते हैं तो वो हमारे गुप्त अंगों के बारे में बात करता है, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही उसने 8वें घर में भी अपने गुप्त अंगों के बारे में बात की गई है। और जब हम मकर राशि तक पहुंचते हैं तो वो कहते हैं घुटने की बात की जाती है। और जब हम कुंभ राशि में आते हैं तो वो हमारी पिंडलियों को दर्शा रहा होता है, ठीक है। और जब हम 12वीं राशि में पहुंचते हैं तो वो हमारे तलवे को दिखा रहा होता है, हमारे पैरों को दिखा रहा होता है। ये काल पुरुष पूरी कुंडली है।
जिसे समझना कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, वो पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आती है बात कि कौन सी राशि का स्वामी कौन है, ये आपको मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम है तो मैं लिख देता हूँ, देखना। मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार, क्योंकि हमारे साथ टोटल जो ग्रह है वो 9 है, सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि मिली गई है, क्योंकि वो राजा रानी है। ठीक है, उन्हें सिर्फ 2 ही रूम मिले, लेकिन बाकी जो 5 ग्रह हैं उन्हें 2-2 राशियां मिली हुई है, उन्हें 2-2 जगहों की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, और हमारे राहु केतु जो है वो छाया ग्रह है, वो जिस राशि में बैठे होते हैं उसके अनुसार इंसान की जिंदगी में अपना इफेक्ट दिखा रहे होते हैं, क्योंकि ये शनि के एजेंट है। शनि क्या है? शनि है हमारे कर्मों का मालिक। जैसे हमने कर्म किए उनका रिजल्ट शनि ने देना है। अब शनि खुद उठ के तो आएगा नहीं। ठीक है, शनि खुद उठ के नहीं आएगा, तो उसने क्या चुना? उसने राहु और केतु को पकड़ा, यानी इंसान के भावुकता को पकड़ा और इंसान के दिमाग को पकड़ा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों जगह पे राहु और जो हमारा नीचे का हिस्सा है ये केतु है। इसको पकड़ने के कारण जब भी इंसान जब अच्छे कर्म करता है तो वही राहु इंसान को बहुत अच्छी बुद्धि देता है, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन तरक्की करता चला जाता है। और ठीक इसी प्रकार जब इंसान कहीं गलत हो रहा होता है तो यही राहु इंसान की बुद्धि हर लेता है। ठीक है, ठीक, क्योंकि राहु और केतु की जिंदगी में बहुत बड़ी इन्वॉल्व है सर, लाल किताब में भी चाहे वैदिक में आप देखोगे, क्योंकि वो इसे पाप कर्मों की सजा देने के लिए वो सेना है जो आने ही आने हैं जिंदगी में, और वो ग्रहों के विपरीत चलते हैं। सारे ग्रह ऐसे चलेंगे लेकिन वो ऐसे चलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उन ग्रहों से टकराएंगे, उन 7 ग्रहों से टकरा के कि हाँ आपने पिछले कितने जन्मों पहले ये कर्म किया था, उसका ये इफेक्ट रह रहा है, ये आपको भोगना है। राहु इंसान की जिंदगी में शुरुआत को दिखाता है नाड़ी के द्वारा, और केतु एंड किसी भी चीज की प्रॉब्लम का एंड दर्शाता है, क्योंकि टेंशन बनेगी तो उसका समाधान भी मिलेगा, बिना टेंशन के समाधान मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इस बात को समझना इस तरीके से है। और दूसरी बात, अब हम काल पुरुष कुंडली के बारे में मैंने आपको बताया कि ये राशियां हैं और ये इन चीजों को हमें दर्शाती हैं। अब जो हमारे 12 भाव है, जो पहला भाव है वो किसका है? पहला भाव है हमारा स्वयं का, अपना। ठीक है, और हमारी एनर्जी का, क्योंकि उसका जो मालिक है सूर्य और मंगल है, यानी जमीन किसकी है? सूर्य की, लेकिन वहां पे जो राशि है वो मंगल की है। तो इन दोनों ग्रहों का जिंदगी में इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। उस वहां घर पे आने पे वहां कोई भी ग्रह बैठ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस इंसान के अंदर सूर्य का प्रभाव ना आए और मंगल का प्रभाव ना आए। क्यों? क्योंकि वहां पे उसकी तासीर है मंगल की, और सूर्य जिसकी जमीन है उसकी तपत है। तो वहां रहने वाला इंसान जब भी आता है तो उसके अंदर क्या होता है? एक राजा जैसी फीलिंग आती है। अगर बृहस्पति भी बैठा होगा तो आप देखिए, जिसका बृहस्पति भी लगन में बैठ जाए वो इंसान को एक ऐसी फीलिंग देगा जैसे वो राजा है। वो किसी के सामने बात जल्दी से करना पसंद नहीं करेगा, और करेगा तो आगे बढ़ के बात करेगा, चाहे उसे ज्ञान थोड़ा ही हो, लेकिन वो उस पर इतनी सलाह दे देगा कि आप कहोगे कि यार ये बहुत नॉलेज होगा। और जब उसकी क्वालिफिकेशन पूछी जाए तो क्वालिफिकेशन उसकी कुछ इतनी होगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने दुनियावी ज्ञान इतना ले लिया होता है कि वो उससे ही पूरा हो चुका होता है। तो तख्त पे आने के बाद सूर्य की गर्मी और मंगल की गर्मी दोनों का असर जिंदगी में आता ही आता है। ठीक इसी प्रकार जो दूसरा घर है वो हमारे वैदिक के अंदर तो उसे कहते हैं कुटुंब, लेकिन लाल किताब में यहां जो कहा गया है उसे कहा गया है कि यह ससुराल का भी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो शुक्र का घर है, वहां शुक्र की राशि है। तो शुक्र कौन है हमारी जिंदगी में? हमारी पत्नी, हमारा बैंक बैलेंस,
ठीक है, लेकिन वो जमीन किसकी है? बृहस्पति की। तो जो हमारे बाप दादा का परिवार है वो भी तो यहीं से आएगा, तो कुटुंब तो यहीं से देखा जाएगा। तो यहाँ से लाल किताब के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ आपको ससुराल भी देखना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जब हम थर्ड हाउस पे आते हैं, सर मैं पानी पी लूं? मैं भी एक मिनट क्या बताऊं। ओके। रितिका जी नमस्कार। रितिका जी आपको आवाज आ रही है मेरी? नमस्ते सर। कैसे हैं रितिका जी? बढ़िया बढ़िया सर। तो आप सीखना चाहते हैं लाल किताब श्रीकांत सर से? कोशिश कर रही हूँ। तो बेसिकली हमने डिसाइड किया है, और ये क्लासेस के लिए तो ये फर्स्ट क्लास आप ले लीजिए, और इसकी सेवा आपको हमें क्रेडिट करनी होगी कंटिन्यू करने के लिए। हाँ नहीं समझी सर, आवाज कट रही थी। मैं कह रहा हेलो। हूँ हमने इसके डेट डिसाइड किए हैं, संडे मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे शाम को 7 से 8 क्लास होगी। सो विल इट बी कंफर्टेबल फॉर यू? जी जी जी। तो आपके पास नंबर है, मैं दोबारा भेज देता हूँ, आप सेवा क्रेडिट कर दीजिए उस नंबर पे। और ये फर्स्ट क्लास अभी अभी शुरू हुई है, और इस क्लास की रिकॉर्डिंग पूरी मैं आपको भेज दूंगा, एक ग्रुप बना रहा हूँ मैं अभी, और वो पूरे ग्रुप को वो रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। तो प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी। जी जी श्रीकांत भाई। हाँ जी सर, हमने पहले भाव के बारे में कहा। पहला भाव क्या है? इंसान का स्वयं का है, और राजा का सिंहासन है लाल किताब में। क्योंकि राजा का सिंहासन क्यों कहा गया? क्योंकि वो सूर्य की जमीन है। सूर्य क्या है? राजा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जब हम दूसरे हाउस पे आए तो हमने कहा कि वो हमारी बीवी का घर है, क्योंकि वहां शुक्र की राशि है। तो लाल किताब ने वहां ससुराल माना है, और हमारा धन भी माना है, और पैतृक संपत्ति भी दूसरे ही घर से देखी जाती है। और अंत में उसे बृहस्पति का घर होने के कारण उसे धर्म स्थान भी कहा गया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जब हम तीसरे हाउस पे आते हैं तो उससे हम क्या देखते हैं? इंसान का हौसला, उसकी ताकत, उसकी एनर्जी। क्योंकि तीसरा घर जो है वो मंगल का है। यहाँ पे राशि भले ही बुध किया है, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए बुद्धि के साथ साथ बल की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर बुद्धि होगी और बल नहीं होगा तो इंसान बुद्धि तो चला सकता है, बैठ के पूरी फाइल तैयार कर देगा, लेकिन उसको कर नहीं सकता, एक्शन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो चीज एनर्जी है नहीं। तो सेनापति का बल भी होना बहुत जरूरी है। तीसरा घर हमारी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, छोटे भाई बहन और हमारे बल को दर्शाता है, पराक्रम को दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम चौथे हाउस पे आते हैं तो चौथा हाउस चंद्रमा का कारक है, यानी चंद्रमा का पक्का घर है, और उसमें राशि भी चंद्रमा की आती है। तो चंद्रमा क्या दर्शाता है? चंद्रमा है हमारा मन। दूसरा, माँ की छाया में मिलने वाला वो सुख। और इसीलिए कहा जाता है कि जो सुख माँ के चरणों में मिल सकता है वो कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए चौथे घर को चंद्रमा को सुख भाव माना गया, कि जितना सुख वहां मिला है वहां तो पिता के साथ भी नहीं मिलता। वहां तो हमें सीख मिलती है, पिता के द्वारा जो सीख मिलेगी वो जिंदगी में बाहर लड़ने के काम आती है। और जो माँ के द्वारा हमें सीख मिलती है वो घर के अंदर हमें सबको बैलेंस करने की सीख मिलती है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में हमें सभी लोगों से जुड़ के होना होता है, और अपनी जिंदगी में ठहराव रखना होता है, वो भी जरूरी है। और चंद्रमा सुख का कारक है, और हमारी जिंदगी में यहाँ पे फोर व्हीलर या मकान, इन सभी चीजों के सुख हमें चौथे हाउस से देखे जाएंगे। ठीक है सर। और ये घर हमारे माता का है, नानी का है, दादी का है, और हमारी सास का भी रिप्रेजेंट लाल किताब करती है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम पांचवें हाउस पे आते हैं तो पांचवा हाउस हमारा भूतकाल है। ठीक है, और भूतकाल के साथ साथ वो घर हमारी विद्या का है,
क्योंकि वहां पे इंसान का मान सम्मान कब बढ़ेगा? जब उसकी नॉलेज अच्छी होगी, जब उसका ज्ञान अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो जमीन तो भले ही बृहस्पति की है, लेकिन वहां पे जो घर है वो सूर्य का बना हुआ है, क्योंकि वहां राशि सूर्य की है। तो आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि जब जीव का आत्मा से मिलन होता है, और जो जीव आत्मा से मिलकर उसे ज्ञान प्राप्त होता है, दुनियावी हो चाहे वो अपने पिता के द्वारा मिला हो या स्कूल से मिला हो, उसी की समझ के कारण जिंदगी में वो आगे चल के सफल भी होता है और असफल भी होता है। तो पांचवें घर का रोल हमारी जिंदगी में बहुत कुछ रखता है, क्योंकि ये हमारा भूतकाल भी है, हमारे पिछले कर्मों का हिसाब भी है। उसी के अनुसार हमें शिक्षा भी मिलनी है, उसी के अनुसार हमें मान सम्मान भी मिलना है, उसी के अनुसार हमें संतान भी मिलनी है। ठीक है? तो पांचवा हाउस हमारा जो है वो इन चीजों को दर्शाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हम छठे घर पे आते हैं, तो छठा घर जो कहा गया है वो कहा गया है रोग, ऋण, शत्रु। और लाल किताब में से ननिहाल पक्ष भी माना, वैदिक में भी से ननिहाल पक्ष माना जाता है। ठीक है? ये हमारे दामाद, भांजे, भतीजे और दोस्तों, पोते, जीजा, साले, इनके बारे में भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? ठीक ऐसे ही जब हम सातवें हाउस पे आते हैं, तो सातवां हाउस क्या है? सातवां हाउस है हमारा पार्टनर, हमारा जीवन साथी। लाल किताब में भी है और वैदिक में भी है। ठीक है? ये चीजें नहीं पलटी जाएंगी, कुछ जो अलग है वो मैं आपको बताया जा रहा हूँ साथ के साथ। ठीक? और रोजाना की आमदनी, क्योंकि ये कर्म का कर्म है, आप ये समझिए, क्योंकि 10वें से 10वां घर है सर ये। तो आप जो कर्म करेंगे उसकी कितनी बढ़ोतरी होगी, कितनी रोजाना की आमदनी हो सकती है, ये उसके बारे में भी दर्शाएगा। यानी रोजाना की इनकम के बारे में भी ये हमें 7th हाउस देखना पड़ेगा। हमने कर्म किया, उसका कितना बेनिफिट मिलेगा, उसमें इस घर का भी इन्वॉल्व होगा, 7वें घर का। ठीक ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे, तो 8वां घर क्या है? 8वां घर है वो पक्का घर शनि का है, लेकिन वहां जो राशि है वो मंगल की है। ठीक है? मंगल की राशि होने के कारण अब वहां मंगल की भी तासीर होगी। मंगल की तासीर और शनि, यानी शनि को हम क्या मानते हैं? शनि को हम भैरव जी भी मानते हैं, तो काल का प्रतीक भी मानते हैं। ठीक है? तो वो यमराज के भाई हैं, वो देने में जरा से भी हिचक नहीं करते। जब सजा देने पे आते तो इंसान को सूली पे लटकाने में भी टाइम नहीं लगाते। ठीक है? ये स्थिति खड़ी कर देते हैं, क्योंकि शनि देर जरूर करता है, लेकिन इंसान के साथ जो भी करेगा उसके कर्मों के हिसाब से उसे पूरा रिजल्ट देगा। ठीक है? तो ये घर हमारा जो है 8वां घर, यह है अचानक आने वाली मुसीबतों का, हमारी आयु का, कि हमारी आयु में अचानक कहाँ मुसीबतें कब आएंगी, और हमारे बाप दादाओं द्वारा छोड़ा गया गुप्त धन जो जमीन में दबा दिया जाता है। पुराने लोग करते थे ना सर, कहीं ना कहीं धन जमीन में दबा दिया करते थे कि ये मेरे बच्चों के काम आएगा आगे चल के, अगर मैंने आज इसे बाहर रख दिया तो शायद वो देख के पागल ना हो जाए और इसे एकदम से खर्च ना कर दे। तो वो इस चक्कर में कि बेटा इस जगह को बेचना मत, वो ये कह के मरते थे, या इस चीज को तोड़ना मत, या इसको ऐसे संभाले रखना, तुम्हारे कभी कमी नहीं आएगी। वो एक लॉजिक देके जाते थे कि ताकि बच्चे को एक वहम बना रहेगी, पड़ी रहेगी जमीन, इसे नहीं बेचना क्योंकि इससे हमारी आमदनी चलती रहेगी। अरे ये तो उसी को पता था, मरने के बाद तब क्या कह जाते हैं कि हाँ बेटा इस जमीन में इस जगह पे कुछ है, लेकिन इसे तभी छूना जब तुम्हें जरूरत हो, तो तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। तब भी वो पूरा नहीं खोलते थे फिर कि यहाँ पे धन गड़ा हुआ है, क्योंकि अगर उन्होंने खोल दिए होते तो आज जमीन में जो धन गड़े हुए थे वो मिलते नहीं दूसरों को, क्योंकि आज भी मिलते हैं। तो 8वां घर गुप्त धन को दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम 9वें घर पे जाते हैं, तो जो किस्मत का मालिक, हमारी किस्मत का मालिक कौन है? बृहस्पति, लाल किताब के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो उस घर का कारक भी है, पक्का घर उसका है भी, और वहीं पे उसकी राशि भी है। तो जिंदगी में जो हम पिछले जन्म से लेके आए हैं, कितने जन्मों का, वो बैलेंस और जो अब हम कमाएंगे वो इसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है? 9वां घर जो है, इसके अलावा वैदिक में पिता का घर भी माना गया है। ठीक है? क्योंकि कालपुरुष कुंडली में जब हम बात कर रहे होते तो वो 10वां घर भी मानते हैं।
लेकिन ओरिजिनल जो पिता के लिए ज्यादातर देखा जाता है वो नौवां घर देखा जाता है। जब हम पहले से पांचवें और पांचवें से नौवें की बात करते हैं तो पहला जब मेरा स्वयं का घर है, और उससे पांचवा जब मेरी संतान का है, तो उससे पांचवा उसकी संतान का होगा। तो सिंपल सी बात है, वो मेरे पिता का घर होगा, क्योंकि उससे पांचवा तो मैं खुद स्वयं हूं। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बता देना सर, रोक देना। ठीक इसी प्रकार जो हमारा 10th हाउस है वो हमारे कर्म को दर्शाता है। हमारे हम क्या व्यवसाय करेंगे, किसके द्वारा हमारी आमदनी होगी, उस व्यवसाय को चुनने के लिए 10वां घर हमारी मदद करता है, और इसे भी पिता का घर माना जाता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जब हम 11वें हाउस पे पहुंचते हैं, तो 11वां हाउस भले ही बृहस्पति का है, 10वां हाउस शनि का ही है, वहां कोई राशि नहीं बदली, वहां शनि की ही राशि है और शनि का ही पक्का घर है, यानी आपके कर्मों का घर है। उसने वही रिजल्ट देने हैं जो आप करोगे, उसमें कमी बेसी हो सकती है। शनि आपको बताएगा इस काम को करने से ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब ऐसे ही जब हम 11वें हाउस पे पहुंचते हैं, तो 11वां हाउस क्या है? 11वां हाउस है इंसान का लाभ का, किसी भी चीज की। जब भी हम 11वें घर की बात करेंगे, तो चाहे माँ का सुख अगर देखना हो तो हमें उस सेकंड हाउस देखना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार पिता का अगर सुख देखना है तो हमें 8वां हाउस देखना पड़ेगा, या 7वां हाउस देखना पड़ेगा अगर 9वें घर से बात होगी तो। ठीक है, ये चीजें हैं। और लाल किताब में आप मजे की बात देखिए कि उसने सूर्य को पिता ना कह के बृहस्पति को पिता कहा। इस हिसाब से भी 9वां घर ही माना जाएगा। ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है। अब हम जब 11वें घर की बात कर रहे थे, 11वां घर क्या है? लाभ। किस चीज का लाभ? हमारी जिंदगी में जो हम कमाते हैं उसका लाभ, हमें जो जीवन साथी मिला उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि उससे संतान मिलेगी ना सर। आपका लाभ का घर है, लेकिन आपकी पत्नी का तो पुत्र है, संतान है, तो वो संतान कैसी होगी, उसके लाभ मिलेंगे। क्योंकि आप अपनी बीवी से क्या क्या लोगे लाभ में, ये चीजें सामने आएंगी। आपको अपने माँ से क्या मिलेगा गुप्त धन में, वो लाभ वहां से देखा जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीजें लाल किताब में जो 11वां हाउस है वो हमारे लाभ को दर्शाता है, ले देखिए। इसलिए लाभ भाव को जो कहा है वो अच्छा माना गया है, वैदिक में भी और लाल किताब में भी। यहाँ पे लेकिन यही फर्क है कि यहाँ कहा जाता है कि ये बृहस्पति का घर होने के साथ यहाँ शनि की तासीर है, तो यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह एक जज का रोल भी कर रहा होता है, किरदार निभा रहा होता है। ठीक है। ठीक, अब हम 12वें हाउस में आते हैं। 12वां हाउस क्या है? 12वां हाउस है हमारा व्यय। अगर छठा घर हमारा कर्जे का है, तो 12वां हाउस ठीक उसके सामने वाला। अगर पहला घर मैं पति हूं, 7वां मेरा पत्नी है, तो ले दे के सामने वाला उसका अपोजिट होगा। अगर छठा घर कर्जा देता है, तो 12वां घर क्या करेगा? खर्चा करवाएगा, व्यय का घर है। चाहे वो आयु का हो, चाहे वो तुम्हारा पैसे का हो, चाहे वो बीमारी का हो, वो व्यय करेगा। और इसलिए वहां पे केतु महाराज को उच्च माना गया, क्योंकि वो मोक्ष का है। ठीक है। तो ये चीजें सारी की सारी आज आपको मैंने बताई हैं। यही जिंदगी में सिर्फ ये काल पुरुष कुंडली के जो बहाव है यही काम करेंगे। ठीक है। और इसका जो नोट्स है वो मैं आपको दूंगा, आप उस नोट्स को पढ़िए। उसमें जो भी मुझे लगेगा, आपको लगे कि सर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी है? इसमें कोई हाँ, आपत्ति, कोई नहीं दिक्कत नहीं है? नहीं, नो, परफेक्ट। किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे बता दीजिए, अभी मैं क्लियर और करने की कोशिश करता हूँ। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। सुरभि जी आपको कोई दिक्कत? सौरभ जी नहीं सर, सब समझ में क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है। तो ऊंच और नीच ग्रहों के बारे में आपको मालूम है सर सभी को? हाँ जी सर, यस। ठीक है, जिसे नहीं मालूम है कह देना, ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। अब कल की क्लास में आपको जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा कि शत्रुता किससे होती है और मित्रता कैसे होती है।
वो मैं आपको सिंपल सा फंडा समझाऊंगा वैदिक के द्वारा, आप जिंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं सर, आप किसी को भी समझा सकते हैं। ठीक है। श्रवण जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट में आप एक्सॉल्शन और डेबिलिटेशन, ऊंच और नीच को एक बार कवर अप कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है सर, मैं बोर्ड पे बनाता हूँ, आपको Thank सिंपल सा एक ही बार समझाऊंगा, उसी में समझ में आ जाएगा। थैंक यू। बोर्ड का सिस्टम बहुत अच्छा है। सर नजर आ रहा है? क्लियर क्लियर। लाल किताब कालपुरुष से चलेगी तो हमसे एक नंबर से बनाए। ठीक है। सूर्य पहले घर में उठ चुका है और चंद्रमा बृहस्पति मंगल शनि शुक्र बुध। 7 ग्रहों के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। 7 ग्रह उस कहाँ होते हैं? 7 ग्रह जो है, सूर्य महाराज का अपना पक्का घर है, यानी वो इस घर का कारक भी है। और मेष राशि ये सिंहासन है, तो राजा सिंहासन पर बैठेगा तभी तो उच्च होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी क्लियर। दूसरा घर क्या है? दूसरा घर है धर्म स्थान का। और वृषभ राशि में उच्च क्यों माना गया? कहा जाता है, आप लाल किताब अगर पढ़ेंगे तो यहाँ बात करता है कि बैल पे बैठे हुए साधु की, तो बैल पे बैठे हुए साधु के चंद्रमा कहाँ पे? शीश पे। भगवान शिव ने उसे कहाँ धारण किया? अपने शीश पे। तो चंद्रमा को यहाँ उच्च माना जाएगा। ठीक है। बृहस्पति जो माँ की भूमिका भी निभाता है अपने क्लास में आने के बाद बच्चे के साथ, और एक गुरु की भूमिका भी निभाता है। और माँ से ज्ञानवान कोई नहीं होता, क्योंकि प्रथम गुरु हमारी माँ ही होती है। तो यहाँ पर बृहस्पति उच्च होता है, क्योंकि चंद्रमा ज्ञान का भी भंडार है। ठीक है। बुध को छठे घर में माना गया। छोटा घर क्या है? छठा घर है हमारा कंपटीशन का। ठीक है। कंपटीशन लड़ने के लिए क्या चाहिए? इंसान की बुद्धि तेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर बुद्धि तेज नहीं होगी तो कंपटीशन में विजय नहीं पा पाए। ठीक। 7वां घर क्या है? पत्नी का है। अगर पत्नी राजा के स्वभाव की मिल जाएगी तो जिंदगी चल सकती है? नहीं चल सकती। तो उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए? उसमें शनि का गुण होना चाहिए। तो यहाँ शनि को उच्च माना गया। ठीक है। क्योंकि अगर स्त्री में काम करने की प्रवृत्ति होगी और शनि की तरह बारीकी से सोचने की अगर प्रकृति होगी, तो क्या होगा? जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा, स्मूथ चलेगा और परिवार अच्छी तरह से सफल हो पाएगा। लेकिन यही अगर राजा के स्वभाव की हो जाए तो क्या होगा? ना परिवार अच्छे से चलेगा, ना आमदनी अच्छे हो पाएगी, ना कुछ। ठीक है। मंगल 10th हाउस में इसलिए मजबूत होता है, उसे उच्च इसलिए कहा गया क्योंकि इस हाउस में हमारे घुटने होते हैं सर। और सेनापति अगर मैं मैदान में खड़ा हो तो वो किसी के आपने घुटने नहीं टेकेगा। अगर उसने घुटने टेक दिए तो वो सेनापति ही नहीं कहलाएगा। इसलिए मंगल को इस घर में उच्च माना गया है। शुक्र शुक्र को 12वें घर में कामधेनु गाय कहा गया है सर। ठीक है। क्योंकि व्यय करने के लिए भी तो इनकम चाहिए। ठीक है।
और शुक्र हमारा वीर्य का प्रतीक भी है, साथ में हमारे पार्टनर का प्रतीक भी है। और 12वां हाउस क्या है? 12वां हाउस है हमारा संयोग सुख, पार्टनर के साथ बेडरूम में जो स्थान बताया गया है वो ये बताया गया है। ठीक है, यहां पे इसे उच्च माना गया है। अब ठीक जो ग्रह यहां पे उच्च है, वही ग्रह जब अपने से सामने वाले घर में जाते हैं तो वो नीच हो जाते हैं। ठीक है, इसी के नीचे मैं एक कुंडली बना रहा हूं। सूर्य पहले घर में उच्च है। ठीक है, अब सूर्य नीच कहां होगा? सूर्य होगा साथ में घर में नीच। ये हमारे उच्च है और ये हमारे नीच है। ठीक है, शनि कहां होगा? नीच। शनि पहले घर में नीच होगा। क्यों? क्योंकि सिंहासन पर बैठ के अगर राजा खुद उठ के सारे काम करने लग जाएगा तो जो व्यवस्था बनी है वो सारी अनबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो शुक्र को यहां नीच माना। चंद्रमा जो यहां पे उच्च होता है वो 8वें घर में नीच होगा। ठीक है, बृहस्पति जो चौथे घर में उच्च होता है वो 10वें घर में। जो ग्रह यहाँ पे उच्च थे, ठीक अपने सामने वाले घर में जाके वो नीच हो जाते हैं। और नीच होने के उनके क्या रिजल्ट होते हैं आप समझिए इस बात को। चंद्रमा क्या है? दूसरे घर में कहा गया है इंसान की किस्मत। ठीक है, और चंद्रमा धन है। शुक्र अगर लक्ष्मी है तो चंद्रमा भी धन है, क्योंकि वो चांदी का प्रतीक भी है और पुराने टाइम में चांदी के ही सिक्के चला करते थे। ठीक है, जब वो अष्टम घर में आ जाए तो क्या होगा? वो नीच हो जाएगा। और इंसान की वाणी क्या होगी? यहाँ पे बैठने के बाद इंसान जो बोलेगा सेकंड हाउस में वो बहुत अच्छा बोलेगा। वो अपने आगे किसी को समझेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे आपने कृष्ण भगवान की कहानी देखी हो तो कृष्ण भगवान की खुद कुंडली वृषभ लगन थे और वृषभ का उनका चंद्रमा है। तो उन्होंने क्या कहा? मैं खुद ही भगवान हूं। तो ये फीलिंग ऐसे इंसानों को हो जाती है, अपने से ज्यादा समझदारी किसी को मानते नहीं। ठीक है, लेकिन जब यही चंद्रमा इंसान का वृश्चिक राशि में आ जाता है तो नीच हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये घर जो है ये किसका है? ये शमशान का है, मंगल शनि का है, क्योंकि यहाँ शूद्र की प्रवृत्ति भी इंसान में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां बैठने के बाद इंसान के अंदर जिसका चंद्रमा 8वें में होता है ना सर, उसे या तो जिंदगी में ताई का सुख नहीं मिलेगा, नोट कर लेना, या तो ताई का सुख नहीं मिलेगा, या तो उसकी ताई नहीं होगी। ये किसका सुख नहीं मिलेगा इसमें? चंद्रमा जिसका 8th हाउस में हो, या तो उसकी ताई होगी नहीं। ताई? ताई मतलब एल्डर, यानी आपके पिताजी के जो एल्डर ब्रदर हैं। ताया? हाँ जी, तो उनकी जो बीवी है वो ताई कहलाती है। ठीक है, तो जिंदगी में या तो वो होंगी नहीं, अगर होंगी तो वो साथ नहीं रहेंगी, यानी उनका प्यार उन्हें नहीं मिल पाता। ठीक, चंद्रमा इंसान की एजुकेशन है। तो जब इंसान का 8वें घर में चंद्रमा आता है तो चंद्रमा यहाँ बैठ के क्या करता है? इंसान की एजुकेशन को भी कहीं ना कहीं वीक कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मंगल और शनि की खुरापाती मिली होती है। मंगल और शनि मिलके, वो हम आगे समझाएंगे, लेकिन मैं अभी भी ये बात समझा देता हूँ। मंगल शनि मिलके यहाँ राहु बन जाता है। तो राहु क्या करता है चंद्रमा के साथ? उसे ग्रहण लगा होता है।
अगर एजुकेशन अच्छी चल रही होगी तो माँ से प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, माँ की सेहत खराब रहेगी या खुद की एजुकेशन खराब हो जाएगी। तो आप ये चीजें नोट करेंगे, जिनका चंद्रमा अष्टम में होता है उनकी एजुकेशन में और उनकी माँ की सेहत को लेकर कई प्रॉब्लम होती है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये कर्म का घर है सर, 10th हाउस, जहां पे बृहस्पति नीच होता है। अब वहां पे बृहस्पति को नीच क्यों माना गया? उसको नीच इसलिए माना गया कि कर्म करने के लिए इंसान को एक्टिव होना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें धनुष उठाना पड़ेगा, नहीं तो तुम युद्ध नहीं जीत सकते, और मैंने कसम खा रखी है। तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम अधर्म को जिता लो या धर्म को जिता लो। तो वो कहते हैं कि कर्म करते समय भावुकता इतनी होनी चाहिए जितनी जिंदगी में प्रैक्टिकल हो। इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी इंसान आपको आए, दबाए और चला जाए। तो वो कहते हैं ज्ञान होना जरूरी है बृहस्पति का, लेकिन बृहस्पति की तरह भगवान भरोसे बैठे रहना गलत है। इसीलिए यहाँ बृहस्पति को नीच माना गया है कि बृहस्पति की तरह नहीं सोचना। अगर बृहस्पति की तरह सोचोगे तो ये दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। ठीक। 12वें हाउस में बुध को नीच माना गया है। 12वां हाउस क्या है? हमारे मोक्ष का है। हमारे अगर 12वें हाउस में बुध बैठा हो तो क्या करेगा? इंसान की बुद्धि को उसने पकड़ लिया। ठीक है। और ये राहु का पक्का घर है। जब बुध में राहु की प्रवृत्ति मिल जाएगी तो क्या होगा? इंसान की बुद्धि को किसने जकड़ा? राहु ने जकड़ा। और बुध बड़ा गोल मटोल है, वो कभी एक जगह टिकता नहीं, जिसे कहते हैं बिन कंधे का लोटा। ये जिसके साथ बैठता है उसके जैसा हो जाता है। ठीक है। तो ये आपके क्लियर है। ठीक इसी प्रकार शुक्र को छठे घर में नीच माना। क्यों? क्योंकि अगर शुक्र यहां बैठ के, उसे नीच इसलिए माना कि इंसान कर्जे लेके ही सारे काम करेगा। शुक्र नीच अय्याशियों में पैसा खर्च करना। इंसान अगर गलत चीजों में खर्च करेगा तो इसका रिजल्ट कहां मिलेगा? इसका रिजल्ट सीधा 12वें घर में मिलेगा। यानी इंसान को कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, यही चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है। मंगल जो सेनापति है, अगर हम उसमें माँ का स्वभाव डाल देंगे, यानी आज की डेट में हम अपने मिलिट्री को कह दें कि नहीं जी आप दया, आप ये समझिए कि कश्मीर में जब तक पत्थर बरस रहे थे, कब तक? जब तक सरकार ने क्या रखा था, नहीं तुम्हें पत्थर नहीं मारने, तो वो पिट रहे थे, मार खा रहे थे, वो नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब उन्हें वहां से धारा हटी और वहां पे जो आज उन्हें मिला हुआ है, उससे जो दहशत पैदा हुई है, तो उससे लोगों को पता चला कि अब सेना खड़ी है। पहले सेना की कोई वो नहीं थी। तो ठीक, अगर सेना को, सेनापति अगर कमजोर पड़ गया तो हम युद्ध हार जाएंगे। तो वो कहता है कि सेनापति में कभी भी माँ जैसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। युद्ध में अगर माँ जैसी फीलिंग आ गई तो बच्चा भी तुम्हें कत्ल करके निकल जाएगा। ठीक है। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे आके मंगल नीच हो जाता है। जो ग्रह अपने घर में उच्च होते हैं, ठीक उससे सामने वाले घर में जाके नीच हो जाते हैं। सिंपल सी बात, ये एक छोटा सा लॉजिक और सीधा लॉजिक है। इसे इस तरीके से समझिए कि अगर पहले घर में सूर्य उच्च है तो ठीक अपने से सातवें घर में जाके वो नीच हो जाएगा। और नीच होगा तो उसके रिजल्ट जो पहले घर में अच्छे थे वो उसके विपरीत हो जाएंगे। नीच होने के बाद उनमें कमियां आ जाएंगी। ये चीजें आपकी क्लियर है? अब यहाँ एक प्रश्न पूछो। अच्छा, जैसे अभी किसी का समझ लीजिए गुरु, जैसे आपने एक एग्जांपल लेते, गुरु समझे उसके 10वें घर में, तो वहां नीच का हो गया जी। करेक्ट। यानी जैसे आपने बोला कि कर्म स्थान पे धर्म की वृत्ति हो जाएगी उसको, तो उसको रेमेडी बोलिए, रिकमेंडेशन बोलिए, वो हिसाब से अगर उसको बोले कि ये जगह पे तुम्हारा गुरु है तो ज्यादा भगवान भगवान मत करो, तो उसको फायदा होगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल। लाल किताब में सर यहाँ पे कहा गया है, जब इंसान का बृहस्पति 10th हाउस होता है तो उसमें लिखा है नेकी कर जूते खा। ठीक है, नेकी कर जूते खा। तो अब इंसान की जिंदगी में क्या है? मैंने इसीलिए कहा आपसे, श्री कृष्ण क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण ने इसीलिए तो कहा कि धर्म ये कर्म युद्ध है, यहाँ धर्म की परिभाषा कोई नहीं समझेगा। आपने अगर तलवार छोड़ दी तो गारंटी नहीं है कि दुर्योधन तलवार भी उठाएगा, उसने तो आपका शीश उड़ा देना मिनटों में। ठीक है। तो कर्म क्षेत्र के अंदर मंगल जैसी भावना होनी चाहिए।
और राहु जैसा दिमाग होना चाहिए, तभी तो इंसान कामयाब होगा। तो यानी नीच का ऐसा आप मीनिंग ले सकते हैं कि वो घर में वो उसने वो काम नहीं करना चाहिए, उसका विपरीत काम करना चाहिए, ऐसे मैं है? बताता हूँ, जिसका भी बृहस्पति टाइम हो सर, उसे जिंदगी में भावुकता सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि ठीक है, आए किसी ने कहा जी, मैंने ऐसे ऐसे देखे सर उदाहरण कि जिनका बृहस्पति टाइम, तो उन लोगों में क्या क्या हैबिट होती है मैं बता रहा हूँ आपको। उनमें पहली हैबिट तो यही होती है कि इंसान कई बार जैसे इंटरव्यू देने जाता है और वो गलती से अपने फ्रेंड के साथ चला जाए या उसके साथ कोई और दूसरा गया, वहां पे बात से पता चला कि उस इंसान को लगा कि ये मेरे से कमजोर इंसान है, वहां पे इंटरव्यू दोनों का हुआ, सेलेक्ट आप हुए, तो अब ऐसे में इंसान पता क्या करेगा, कहेगा नहीं यार इसको दे दो, मैं दूसरे देख लूंगा, क्योंकि मैं तुम कर ही लूंगा कुछ ना कुछ, ये सोच के इंसान छोड़ आता है। और देखिए, जिसके लिए छोड़ के आता है ना, वो एहसान मानता है इस बात पर, और कुछ दिन करके वो भी छोड़ देता है। और जिसका दुख किसे होता है, उस इंसान को स्वयं होता है कि यार मैंने इसके चक्कर में जॉब छोड़ी, ना ये खुद कर सका ना मुझे करने दिया। ठीक है, इसीलिए बृहस्पति जब यहाँ नीच हो जाता है तो इंसान के पिता के सुख में भी कई बार काम, क्योंकि ये पिता का भी तो मालिक है, तो वो कहता है या तो पिता का सुख मिलता नहीं है या जिंदगी में उसके सपोर्ट में कमी आती है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, लॉजिक पूरा दूंगा। इसके अलावा ये आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं समझ में आ गई सर? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, क्योंकि एकदम मुझे जो परफेक्ट, कहानी समझ में आती है उस तरीके से समझाऊंगा आपको। एकदम सही, परफेक्ट है। परफेक्ट है? क्योंकि हम जितनी जल्दी ग्रामर खींच लेंगे ना सर, तो हम सभी के लिए आसानी होगी। बराबर। 12 भाव के कारक सभी को पता है? हाँ, मोर और लेस। कंफर्म है? मैं फिर भी लिख देता हूं, कारक, पहले घर का जो कारक है वो है सूर्य, दूसरे घर का जो कारक है वो है गुरु, ठीक है, तीसरे घर का जो कारक है वो मंगल, चौथे घर का कारक चंद्रमा, पांचवें घर का कारक गुरु, छठे घर का कारक जो है बुध और केतु। ठीक है, पहले घर का कारक सिंहासन पर बैठने के लिए राजा, दूसरे घर का कारक बृहस्पति जिसे हम धर्म स्थान भी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पक्के घर है वो किसके है? वो है बृहस्पति के, क्योंकि जिंदगी में उसी का किरदार सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो हमारा किस्मत का मालिक है। जो किस्मत का मालिक होता है उसी ने तो देना है सब कुछ, जो हमने कमाया, जो हम कमाएंगे, तो सारे घर उसी से जुड़े हुए हैं। किस्मत के द्वारा हमें कुटुंब मिलता है, अपने भाग्य के द्वारा परमात्मा हमें उस कुटुंब में जन्म देता है जिसके कर्जे हमें उतारने होते हैं और जिनसे कुछ हमें लेना होता है। ठीक है, भाग्य के द्वारा ही हमें संतान और शिक्षा मिलती है। तो इस घर को भी बृहस्पति के की जमीन माना। ठीक इसी प्रकार नौवां घर इंसान का खुद का भाग्य का है, जिसे वो बनाना होता है, आगे की तैयारी करनी होती है। पिछले कितने जन्मों का वो तो भोगना ही भोगना है, अब नई शुरुआत भी तो करनी है ना सर। तो उसने किस्मत में इसे अपना माना कि अब आगे तुम सोच लो, तुम्हें पता चलने के बाद तुम्हें क्या करना है, क्योंकि इंसान 12वीं में लक्ष्य 10वीं में लक्ष्य तय नहीं करता,
उसके बाद लक्ष्य तय करता है। जब 10वीं क्लास में जाता है उसके बाद उसे पता चलता है कि मुझे साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है। उससे पहले तो वो बच्चे की तरह पढ़ाई कर रहा होता है, उसके दिमाग में कोई फीलिंग नहीं होती, वो डॉक्टर भी बनना चाहता है, वो सब कुछ बनना चाहता है। लेकिन जैसे वो 10वीं क्लास में आता है और उसकी तैयारी में लगता है, तब उसे समझ में आता है कि जिंदगी में मुझे करना क्या है। ठीक है, इसलिए बृहस्पति भाग्य यहाँ पे, और ठीक इसी प्रकार हमारे भाग्य के द्वारा ही हमें जिंदगी में लाभ मिलता है, जो भी हो, चाहे वो संतान का हो या हमारे मेहनत का हो, कोई भी हर्जा ना हो। क्यों? क्योंकि ये इससे दूसरा घर है, कर्म से दूसरा घर। कुटुंब, बैंक बैलेंस, सबके लाभ यही देगा। ठीक है, और तीसरा घर जो है वो मंगल। मंगल का क्यों है? क्योंकि इंसान के अगर बाजुओं में ताकत नहीं होगी तो कितनी बुद्धि चला ले, वो घर पे बैठ के प्लानिंग करके तो बता देगा ये काम ऐसे होना है, ऐसे होना है, लेकिन उससे कोई कह दे कि काम कर लो तो नहीं कर पाएगा। ये मंगल का कारक है इस घर का। तो मंगल इंसान को बल देता है यहाँ बैठ के। बल कैसा देगा? जैसी यहाँ पे तासीर, तासीर मतलब यहाँ पे जैसी राशि बैठी होगी वैसा बल देगा। अगर यहाँ बुध की राशि हो बैठी होगी तो बुध ने यहाँ बैठ के अपनी बुद्धि चलानी है और मंगल के बल के द्वारा उसने वो कर्म कर लेने, क्योंकि मंगल और बुध की तासीर मिलने के बाद सीधा वो भाग्य को देख रहे होते हैं बनाने के लिए। ठीक है, चौथा घर जो है वो चंद्रमा, शांति, सुख, इन सब चीजों को दर्शाता है, और ये माँ का घर है। तो चौथे घर को उन्होंने छेड़ा नहीं, चंद्रमा बहुत बड़ा है। जिंदगी में सुख के बगैर कुछ नहीं है, और शीतलता कब मिलती है? आप कितने भी गर्मी में घर से बाहर से आ रहे हैं और जैसे ही आप घर में आओगे और आपको एक ठंडा गिलास पानी मिलेगा, आपको जो शीतलता मिलती है, जो सुख मिलता है, अनुभव मिलता है, वो अलग होता है। नहीं, आप जैसे धूप में निकले होते हो, पसीने में तरबतर होते हो, तो आप तिलमिला उठते हो, कितनी गर्मी हो रही है, हम कहते हैं ना सर। तो चौथा घर चंद्रमा का ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा माँ से बढ़कर दुनिया में कोई हमारा हितैषी नहीं हो सकता। घर के अंदर, बाहर के लिए पिता सबसे बड़ा हितैषी है, क्योंकि बाहर की जितनी समझ है वो पिता को है, माँ को नहीं है। माँ एक गृहस्थ जीवन के अंदर तक की समझ ज्यादा रखती है। ठीक है, और छठा घर जो है मैंने कहा था कंपटीशन का। ठीक है, लेकिन ये केतु का भी पक्का घर है। भगवान शिव ने इन दोनों ग्रहों को एक ही जगह ठहरा दिया अमृत पीने के बाद, कि भैया तुम यहीं ठहर जाओ, तुम यहीं ठहर जाओ, जहां नीच हो वहीं ठहर जाओ, क्योंकि तुमने अगर दूसरी जगह ले ली ना तो तुम जितना उत्पाद यहां मचाओगे उससे ज्यादा मचाओगे। तो इनको यही दे दिया गया। तो ये प्रकृति में सेट है। आप सोचो कि ये जिस घर में नीच होते हैं वहीं का इन्हें पक्का घर, पक्का मालिक बना दिया गया। अगर ये उच्च का बना दिया गया होता तो ये जिंदगी में कितनी उथल पुथल करते। ये नीच होने पे इतना काम करते हैं। और जिंदगी में आप देखना, जब किसी इंसान का राहु खराब हो, उसकी राहु की दशा है या उसकी कुंडली में लाल किताब के अकॉर्डिंग उसकी राहु का समय चल रहा हो, वो सबसे खराब जाता है, या केतु का समय चल रहा हो वो सबसे खराब जाता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में परेशान इंसान किस चीज को लेके होता है? हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी। ठीक है, और केतु अपने संतान को लेके, ठीक है ना, कर्जे को लेके, इन्हीं चीजों को लेके परेशान होता है ना जिंदगी में। तो ये सबसे ज्यादा बड़ा रोल इन दोनों का होता है। ये केतु का भी पक्का घर है। और सातवां घर बुध और शुक्र दोनों का माना है यहाँ पे, क्योंकि व्यापार से होने वाली आमदनी, छोटे छोटे जो व्यापार होते हैं वो कहां से देखे जाएंगे? रोजाना की आमदनी का जो छोटा छोटा इंसान लेके बेचता है, तो उन्होंने बुध को माना। और शुक्र इस घर का पक्का कारक है, दोनों इस घर के पक्के कारक है। ठीक इसी प्रकार लाल किताब में मंगल और शनि दोनों इस घर के पक्के कारक है, क्योंकि मंगल क्या है? आग। ठीक है, शनि क्या है? लकड़ी। ठीक है, अब आग और लकड़ी कहां मिलेगी? शमशान में। अचानक मृत्युतुल्य कष्ट यहीं से मिलता है ना सर, इसीलिए कहा जाता है
और मंगल शनि मिलकर राहु हो जाता है, राहु बन जाता है। राहु क्या है? धुआं। जब ये दोनों आग लकड़ी में निकलेगी तो धुआं निकलता रहता है, निकलता रहता है। तो शमशान में आप देखते हैं कि सुबह से शाम तक धुआं ही निकल रहा होता है। ठीक इसी प्रकार जिंदगी में जब परेशानी आती है आठवें घर में अचानक, तो इंसान का भी धुआं निकल जाता है। जरूरी नहीं वो शमशान में जाए, लेकिन अगर उसका बहुत बड़ा लॉस हो गया तो उसे अटैक भी आ सकता है, जो मृत्यु तुल्य कष्ट से कम नहीं होता। ठीक है। नौवां घर पक्का बृहस्पति का माना, ये मैंने आपको बता ही दिया कि वो भाग्य का मालिक है, जो तुम इस जन्म में लेके पैदा हुए हो। 10वां घर शनि का, 10वां सर जो 10वां घर है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, कर्म को। यानी आप जैसे कर्म करोगे आपके कर्म दिखाएगा, ये इसी का रहेगा। क्योंकि शनि के अंदर चुस्ती और चालाकी पूरी है, भले ही वो स्लो चलता है लेकिन वो बड़ी बारीकी से सोच विचार के इंसान के निर्णयों का, उसके कर्मों का फल देता है। उसने कभी सेनापति की तरह तलवार नहीं उठानी होती, वो कहता मैं स्लो चलूंगा लेकिन काम वही करूंगा जितना इंसान ने गलत किया है, उसकी उतनी ही सजा देनी। ठीक है। 12वां घर किसका है? आपका राहु का। राहु क्या है? हमारे अचानक आने वाले विचार। और लाल किताब में राहु को सरस्वती माना है, मां सरस्वती का रूप दिया गया है। क्योंकि इंसान की अगर बुद्धि को बुद्धि हो जाए तो विनाश काले जब विपरीत बुद्धि, तो वो काम करता है राहु। और वहीं अगर मां सरस्वती की दया हो जाए तो अचानक उसे देश से विदेश भेज के इतना सेट कर देता है जिसकी बात पूछो मत, क्योंकि राहु विदेश को भी दर्शाता है। ठीक है। ये पक्के घर हैं इनके। समझ में आ गया सर? परफेक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं सर। तो पक्के घर याद हो जाएंगे सर आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। सौरभ जी कोई तो सर बढ़िया सर। ठीक है। अब कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मित्रता शत्रुता, कौन सा ग्रह किसका मित्र है और कौन सा शत्रु है, उस बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। हम जितनी जल्दी इस क्लास में, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने हम लोग जानते हैं तकरीबन सबको ग्रामर ऑलमोस्ट आती है, ना मुझे समझाने में दिक्कत होगी ना आपको समझने में दिक्कत होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे क्लियर किया जाएगा बैठ के। ठीक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।